अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो माननीय मुख्य अतिथि मंचासीन हो चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ठीक, थोड़ा बहुत माननीय सदर सांसद श्री रविकिशन जी हम लोगों के बीच पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुगण, जब माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के पहली बार सांसद 1998 में हुए थे, यह सौभाग्य कलेक्ट्रेट का है कि तब भी एक अच्छी राशि उन्होंने उपलब्ध कराया जिसके बलबूते पर विकास की आधारशिला रखी गई और हाल बना अधिवक्ताओं का। आज यह दिन शायद बार के इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा। कितनी अपूर्ण धनराशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं को दी जा रही है। माननीय, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कृतज्ञ हैं। नगर विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह भी पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बंधुगण, हमारी प्राचीन मान्यता अतिथि देवो भव। माननीय मुख्य अतिथि गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, प्रदेश के मुखिया भी हैं, जिनके बागडोर के नेतृत्व में गुंडों का सफाया हो रहा है। हम ऐसे मुख्यमंत्री को अपने अध्यक्ष एवं मंत्री से अनुरोध करेंगे स्पीच जन प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। अंगवस्त्र दे दो, अंगवस्त्र। बार एसोसिएशन के कोहनूर एवं हम लोगों के अध्यक्ष एवं महामंत्री के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि को अंग भेंट किया। आप ताली से स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध माननीय अध्यक्ष अवतार त्रिपाठी एवं महामंत्री रमाशंकर तिवारी से अनुरोध करूंगा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करें। बंधुगण, अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। अब वह समय आ गया है जिस घड़ी का हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। बार के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है, स्वर्ण अक्षरों में जो लिखा जाएगा माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय मुख्य अतिथि से उसके पूर्व अनुरोध करूंगा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करें। अध्यक्ष मंत्री जी उनके सहयोग वह दीप प्रज्वलन। पीछे की गैलरी, आप सबसे अनुरोध है कि सुरक्षा की दृष्टि से पीछे की गैलरी खाली करके आकर के आप आसन ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित हुआ। आपके इस भव्य शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलित कर और भारत माता के पवित्र चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं अपने स्थान पर शांत से बैठे रहें। अब इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में
जो शिलान्यास कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है आज के इस समारोह का, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह शिलान्यास कार्यक्रम को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उसे सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन आपके गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, हम सबके, आप सबके परम सम्मानित, परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से आज के इस विराट भव्य शिलान्यास समारोह का प्रारंभ हो चुका है। हम सब आज के क्षण में गौरवान्वित हैं। हम जानते हैं कि ऐसा क्षण इतिहास में जब आता है तो उसे छाती से लगाकर जिया जाता है और आंखों के सपनों के तारे बनाकर जिया जाता है। हम सब अभिभूत हैं अपने बीच में अपने ही माननीय मुख्यमंत्री को पाकर। यह गोरखपुर की धरती का सौभाग्य है, आज पूर्वांचल के जर्रे जर्रे का सौभाग्य है कि हमारे गोरखपुर का यह सन्यासी, सुबह होती है तो बाबा विश्वनाथ, शाम होती है तो गोरखनाथ में बैठा हुआ शिवलिंग को रुद्राभिषेक करता हुआ ये महान सन्यासी योगी उत्तर प्रदेश के इतिहास को नहीं, भारत के इतिहास के पवित्र ऊंचाइयों को छूता हुआ, हमें बहुत सारे इसके पवित्र नेतृत्व पर विश्वास है। इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इस महान पवित्र नेतृत्व पर भारी विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम में अगले वक्ताओं और अगले कार्यक्रम के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए संचालक महोदय से आग्रह करते हैं। धन्यवाद भाई सुरबान। बंधुगण, किसी भी अतिथि के एक स्वागत भी एक औपचारिकता है। यह विलक्षण संयोग है कि यह जब 98 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद गोरखपुर से हुए थे तो उस समय श्री अंबिका सिंह इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। मुझे एक गौरव प्राप्त था, मैं महामंत्री था और भाई अटल जो आज अध्यक्ष हैं यह संयुक्त मंत्री थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर सांसद 10 लाख रुपए दिया था हाल बनवाने के लिए। उस समय जब हमारी लोकसभा भंग हो गई थी, यह दरिया दिल्ली मुख्यमंत्री ने दिखाया था उस समय। आज भी यह संयोग है कि आज जगताप त्रिपाठी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और तत्कालीन सांसद आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में विराजमान है। हम लोगों के गौरव का विषय है। बंधुगण, चूंकि अधिवक्ताओं की श्रृंखला ज्यादा है, कोविड की प्रोटोकॉल को निभाना है, इसलिए मैं उचित समझूंगा कि स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष उपयुक्त होंगे। मैं अपने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत अपने चंद शब्दों से करने की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व विश्रुत गोरक्ष पीठ के आदरणीय श्री महंत, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और हम सबके आशाओं के केंद्र बिंदु, जो हमारे हैं, हम जिनके हैं, ऐसे परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, साथ में विराजमान गोरखपुर के सदर के सांसद लोकसभा माननीय श्री रवि किशन शुक्ला जी, मंच पर विराजमान जिनके कार्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम है, ऐसे हमारे सर्व सुलभ सर्वप्रिय नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे गोरखपुर ग्रामीण के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, और पीछे मित्रगण बहुत से महत्वपूर्ण कार्य पृष्ठभूमि से होते हैं। पृष्ठभूमि में विराजमान गोरखपुर के सम्मानित मुखिया जिलाधिकारी श्रीमान के विजेंद्र पांडियन जी और उनकी टीम, जिनके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस कार्य को बड़ा शीघ्रता पूर्वक कराने के दिशा में एक अच्छी पहल की, एवं सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित अधिवक्ता बंधुगण, उपस्थित जनसमूह,
प्रेस और मीडिया के पधारे हुए सम्मानित बंधुगण, निश्चित रूप से आज का दिन गोरखपुर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के इतिहास के कालखंड में एक अभूतपूर्व दिन है। अभूतपूर्व दिन इस माने में कि निश्चित रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर एसोसिएशन की मांग के अनुसार अपनी क्षमता और जो कुछ भी गाइडलाइन है उसके तहत सहयोग करने का कार्य किया है। मित्रगण, जब हमने मांगा है, निश्चित रूप से ऐसे अवसर संभवतः बहुत कम आए हैं कि हमको निराश होना पड़ा होगा, लेकिन आज में और अन्य शिलान्यासों में एक बड़ा विराट अंतर है। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुला करके फरवरी का माह था और हमसे कहा कि त्रिपाठी जी आप डीएम साहब से मिल करके वो भिजवाइए एस्टीमेट, मैं चैम्बर्स के लिए जो है धन देता हूं। इस तरह से बुला करके और कह करके उन्होंने धन देने का जो कार्य किया है, यह निश्चित रूप से हमारे इतिहास के लिए एक गौरवशाली क्षण है। हम अपने कार्यक्रम में अपने इस माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मित्रगण, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मैं अपने आदरणीय जनप्रतिनिधियों और आपके बीच में बाधा बन के ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता, लेकिन यह हमारी पारंपरिक दायित्व है जिसका मैं निर्वाह संचालक महोदय के आदेश पर कर रहा हूं। मित्रगण, उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पर जरा सा 1 मिनट निरपेक्ष भाव से विचार कर लें। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। चाहे माफियाओं का साम्राज्य रहा हो और उनके एक एक दुर्ग कैसे कैसे ढह रहे हैं, यह सब आपके निगाहों के सामने है, मुझे कुछ कहना नहीं है। प्रदेश के हर जिले में जन स्वास्थ्य की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का जो गुरुतर दायित्व हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो इतिहास में, भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लोगों को दवाई नहीं मिलती, चिकित्सा नहीं मिलती, चिकित्सा और दवा के अभाव में आम आदमी पीड़ित होता है, परेशान होता है। लेकिन इस पीड़ा को जिसने अपने मन के अंतर से समझने का प्रयास किया, वह व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने इसके लिए जो है सिर्फ पीड़ा देखा ही नहीं, सिर्फ समझा ही नहीं, उसके निराकरण के लिए धरातल पर कार्य योजना ले आकर के और हर जनपद में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रगण, यह तो हो गई आपकी बात जो है स्वास्थ्य की और समाज में कानून व्यवस्था की, आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी हम सब ने कोविड-19 के दंश को झेला है, हमने तमाम अपने प्रियजनों को खोया भी है, यह कहने में कोई पीड़ा नहीं, कोई असत्यता नहीं। लेकिन मित्रगण, मैं यह कहना चाहता हूं, तमाम राज्य सरकारों से तुलना कर लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इस विराट मंच से आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी जी ने गांव-गांव तक जो है लोगों की ट्रेसिंग कराकर, जांच कराने का काम कराकर कोरोना के सामूहिक जो फैलाव था उसको रोकने की दिशा में कदम उठाया। और इतना ही नहीं, हमारे जो विद्यार्थी, हमारे जो गरीब मजदूर कोटा में विद्यार्थी फंसे हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली में मजदूर फंसे हैं, उन सबको अपने उत्तर प्रदेश की बसें भेज कर
उनको मंगाकर उनको घर तक भिजवाने का महान कार्य, मानवीय कार्य और इस दायित्व का निर्वाह अगर मैं कहूं तो पूरे भारत में एक उदाहरण है, और वह हैं हमारे यशस्वी कहूं तो छोटा पड़ेगा, परम यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने यह दायित्व निर्वाह किया। आपको याद होगा तमाम अगल बगल के हमारे प्रांतों ने मना कर दिया था कि हम नहीं किसी को बुलाएंगे, हमारे पास नहीं संसाधन है, लेकिन नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और कार्य की पूर्ति की उत्कट आकांक्षा के साथ जब योगी जी ने प्रण कर लिया तो वह सब कार्य कर करके आपके सामने रख दिया। और इतना ही नहीं, घर बुलाने के बाद उनके घर में चूल्हे जलने की चिंता भी किया, उनको राशन भी फ्री में दिया गया, गैस चूल्हे भी फ्री में दिए गए। मित्रगण, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भारत का इतिहास जिस बिंदु को लेकर आज 428-30 सालों से निरंतर युद्धरत था, जो भारत का मान बिंदु था, जो भारतीय मनीषा का उद्भट केंद्र था, हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, और उस मामले का शिलान्यास शांतिपूर्वक बिना किसी विवाद के करा करके माननीय योगी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप प्रतिज्ञा करते हो, अगर आप एक लक्ष्य लेकर चलते हो तो उसे पूरा करने से कोई भी आसुरी शक्ति रोक नहीं सकती है। मित्रगण, मैं ज्यादा समय शायद ले रहा हूं, लेकिन मैं अपने को रोक रहा हूं। हृदय के भाव तो बहुत कुछ कहने को हैं, क्योंकि आज काफी दिन के बाद पूज्यवर मिले हुए हैं, लेकिन मैं अपने को रोक रहा हूं, समय की मर्यादा है। फिर भी भाव मानते नहीं, जो यही नहीं कि यही वो मजदूरों को बुला दिया, अरे जो हमारा बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी को तरस रहा था, पीने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर कर हमारी बहनें और बेटियां जाकर के गगरों में भर के पानी लाती थी बाल्टियों में, हर घर नल जल योजना को ले आकर के प्यासे बुंदेलखंड को संतृप्त करके ये बता दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान और सबके लिए काम, यही हमारी सरकार का निष्पक्ष भाव से लक्ष्य है। इसी नाते तो मन यह कहने से रुक नहीं पाता, आपका गोरखपुर कार्य क्षेत्र रहा है, गोरखपुर की माटी पूरे प्रदेश के माथे पर चंदन है। हे मुख्य अतिथि, इस प्रांगण में आप कोटि कोटि अभिनंदन है, तो सहस्र कोटि अभिनंदन है। मित्रगण, अगर भावों में बहकर मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया हो तो आशा करता हूं आप सब और हमारा यह समृद्ध मंच भी हमें क्षमा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रगण, एक चीज और है, हमारा एक मांग पत्र है और बताएं आपको, उसी से मांगने की भी इच्छा होती है जो देने के लिए प्रस्तुत रहता है। मित्रगण, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। पिछले रिजीम में हमारे मुख्तार खाने का एक एस्टीमेट गया हुआ था। हमारे एसोसिएशन के हमारे तत्कालीन जो पदाधिकारी सम्मानित थे, उन्होंने काफी प्रयास किया, उनके प्रयास पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। हमारे डॉक्टर साहब ने भी उसके लिए प्रयास में कमी नहीं रखी, लेकिन जब वहां बैठा हुआ देने वाला न हो तो नहीं मिलेगा। कहा ना, राजा भोज का एक कोषाधिकारी, उसका नाम था नंदन, तो एक को पुरस्कार दिया तो गया वापस कर दिया, 2 बार वापस कर दिया, तो आकर के कहा महाराज पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। कहा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहा साहब उसके पास मत भेजिए। कहा क्यों? कहा आदि नकार अंतो नकार नंदन, अब मध्य दकार हंतो नकार, बीच में द भी है तो उस पर न चढ़ा हुआ है, नहीं मिला। तो वो स्थितियां हुई। लेकिन आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूं, और बड़ी जिम्मेदारी
और गौरव के साथ कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मांगने की हिम्मत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बुला करके ये 9,08,48,000 की विपुल धनराशि इस एसोसिएशन के लिए जारी करने का काम किया है। और काम ही नहीं किया मित्रगण, कल तमाम स्थलों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम यहीं से होने हैं, आपके बगल में गोरखपुर क्लब से। लेकिन यह मान्यवर का आपसे लगाव है, आपके एसोसिएशन से लगाव है, एसोसिएशन के प्रति प्रेम है, अपनत्व है कि उन्होंने यहाँ आकर के शिलान्यास कार्यक्रम को करने का इरादा तय किया। यह उनका हम सब के प्रति स्नेह। मित्रगण, अब मैं मांग पत्र पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, मान्यवर, आप एवं आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु सतत प्रयत्नशील है। एक मजदूर से लेकर छोटे व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, किसान आदि जो भी समूह हैं, ये सभी सरकारी आर्थिक सुरक्षा की छतरी के नीचे अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। एक वर्ग के रूप में अधिवक्ता समुदाय सरकारी आर्थिक सुरक्षा से वंचित है। ऐसे में आज संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय आपकी तरफ, आपके इतिहास को देखते हुए आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि आप अधिवक्ता हितों की लड़ाई में सदैव अग्रगणी रहे हैं। अभी अभी आपने अधिवक्तागण के बैठने की उत्तम व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए विपुल धनराशि जारी किया है, जिसके लिए संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय आपके प्रति श्रद्धावनत है। हमें आशा एवं विश्वास है कि आपकी संवेदनशीलता अधिवक्ता हितों को संरक्षण प्रदान करेगी। अस्तु, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर अधिवक्ता हित में श्रीमान का ध्यान निम्नांकित मांगों की तरफ आकृष्ट कराते हुए इसे क्रियान्वित करने की याचना करता है। नंबर 1, यह कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की परिपक्वता धनराशि 10 लाख रुपए किया जाए। ज्ञात हो कि इस योजना के सदस्य अधिवक्तागण के वार्षिक अंशदान को 5 वर्ष तक के अधिवक्तागण 50 रुपए से बढ़ाकर 100 कर दिया गया। 5 से 10 वर्ष के अधिवक्तागण की वार्षिक अंशदान 100 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया। 10 वर्ष से अधिक के अधिवक्तागण का वार्षिक अंशदान 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया। अधिवक्ता कल्याण निधि का कूपन पहले 5 रुपए का लगता था, उसे बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। इस योजना की आजीवन सदस्यता अंशदान 3100 रुपए की जगह पर 5100 रुपए कर दिया गया। किंतु परिपक्वता धनराशि, हाय रे विपाक, जो 1989 में 25 वर्ष के बाद 1,25,000 व 30 वर्ष के बाद 1,50,000 रुपए नियत थी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वह आज भी उतना ही है, जबकि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और आज से 25 वर्ष बाद 1,25,000 रुपए का कोई महत्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कल्याण निधि की परिपक्वता धनराशि को मांग के अनुरूप बढ़ाया जाना उचित एवं न्याय संगत है। यह कि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह कि नए अधिवक्ताओं को कम से कम 5 वर्ष तक 5,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिए जाने की व्यवस्था की जाए। यह कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिवक्ता समुदाय को भी पात्रता की श्रेणी में रखा जाए। यह कि कोविड-19 कोरोना से संक्रमित अधिवक्ताओं को उचित सहायता धनराशि उपलब्ध कराया जाए। यह कि स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। यह कि अधिवक्ता गण को भी सस्ते दर पर आवास हेतु भूखंड उपलब्ध कराया जाए तथा आवास निर्माण हेतु सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अतः अनुरोध है कि अधिवक्ता हित की उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे क्रियान्वित करने का कष्ट करें। अधिवक्ता समुदाय आजीवन आपका आभारी रहेगा। अब मैं यह ज्ञापन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दूं
इसके पहले एक और हमारी छोटी सी मांग है जो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन मान्यवर सादर अवगत कराना है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर अपने सीमित संस्थानों में अधिवक्तागण के पठन पाठन हेतु पुस्तकालय की व्यवस्था करते हुए उसे विधि की पुस्तकों से सुसज्जित किया है। विधिक पुस्तकें त्वरित एवं पारदर्शी न्याय की आधारशिला होती हैं। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पुस्तकालय में विधिक पुस्तकें काफ़ी पुरानी हो गई हैं तथा पर्याप्त अभाव है। ऐसे में एसोसिएशन के पुस्तकालय में विधिक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में पुस्तकालय को तकनीकी रूप से सुसज्जित किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर के पुस्तकालय को विधिक पुस्तकें एवं प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने हेतु उचित एवं आवश्यक धनराशि जारी करने की कृपा करें। अब मैं यह मांग पत्र अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। गोला एवं सहजनवा का भी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बंधुगण, आपने अपने प्रिय यशस्वी वक्ता विवेक ऊर्जा ज्ञान ऊर्जा के धनी वाणी के सौम्य प्रखर वक्ता को सुना। अध्यक्ष जी ने मान पत्र भी रखा, मान पत्र भी रखा। मैं अपेक्षा और आशा करता हूं जिस प्यासी धरती बुंदेलखंड को जल की व्यवस्था माननीय मुख्य अतिथि ने किया, ये तो बड़ा ही छोटा मांग पत्र आपका है, उनके समक्ष यह अवश्य पूरा होगा। राजकोष रिक्त हो चिंता नहीं है काज की, प्रजाजन सुखी रहे यही सच्चे निधन राजा के। मैं आशा करता हूं हम लोगों की मांगें मानी जाएंगी। बंधुगण, कार्यक्रम बहुत ही थोड़ा ही समय का है, लेकिन यदि हमारे इस संसदीय क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य जिनका प्रथम आगमन इस कलेक्ट्रेट में हुआ है, उनकी वाणी को न सुना जाए तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद गोरखपुर संसदीय क्षेत्र श्री रविकिशन सिंह शुक्ल जी से आवे और प्रथम आगमन पर हमारे अधिवक्ता समुदाय को कुछ ऐसा करें जिससे वो आह्लादित हो। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। और एगो बगल में बैठल बाड़ा। इतना अद्भुत लगा था कहें कि कलेक्ट्रेट बहुत मदद कैले हमार। आज हम परम पूज्य परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आसन पे अपन खड़ाऊ रख के जो सेवा करत है, उनमें कलेक्ट्रेट का बहुत बड़ा हाथ बा। हमके ना मालूम पड़ल कि महाराज जी हमके एजा काहे लिए ना और का सोच के लिए ना। पूरे देश में हमके चुनना, हम बंबई में रहे, अब तो गोरखपुरिया हो गए। तो ये सोचा इनकर दूरदृष्टि कि हमके बंबई से खोजना और लिए ही ना। और जब हम कलेक्ट्रेट में हाथ जोड़त घूमत रहे घामे में 48 डिग्री में, तो कुल आंख जो हमारे अगल बगल खड़ा बा, कुल आंख में बहुत आशीर्वाद रहे कि लड़का के जिताई चाहिए। ई लड़का के एगो मौका दे के चाहे कहे कि खांटी लड़का बाई। और परम पूज्य महाराज जी एगो सांसद के रूप में जन गोरखपुर के दूरदृष्टि कर दशा और दिशा बदले में हम अभी बैठे बैठे सोचत रहे कि कितना लड़ाई लड़े ये सपा और बसपा की सरकार में, कितना जूझना पड़ा, कितना आंदोलन करना पड़ा, तब जाके
आज ये गोरखपुर आज हिंदुस्तान के पटल पर दिखाई दे रहा है। कितना सपना सजोए थे महाराज जी कि मेरा उत्तर प्रदेश ऐसा होगा, शुरुआत मेरे घर से होगी, मेरा गोरखपुर ऐसा होगा। गोरखपुर में ये जो इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था, एक वक्त गैंग वॉर्स के नाम से जाना जाता था, बाहुबली कांप जाते थे। लोग कहते थे बंबई से शूटिंग में जब हम यार 2004 में की गोली मार दिया हो तो यही बात हो, वो भय, उस भय का नाश करना और विकास को उठाना, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पथ पर इस देश को ले जाना, इस उत्तर प्रदेश को ले जाना, यह बल चाहिए। एक निस्वार्थ त्यागी कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना उनके गाड़ी चाहिए, ना 4 ठो फॉर्च्यूनर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना फार्म हाउस चाहिए, ना बाल बच्चा के कोनो रेकमेंड करे के बाद। क्या चाहिए इन लोगों को? कुछ नहीं चाहिए मोदी जी और योगी जी को। यह सोचना बहुत जरूरी है। तब इस देश का विकास होगा, तब भारत एक सुपर पावर बनेगा। भारत ऐसे नहीं बनेगा। जब आप तिरंगे को प्रेम करोगे तब भारत बनेगा, मां धरती को प्रेम करोगे तब भारत बनेगा, अपनी संस्कृति को प्रेम करोगे, अपने हिंदुत्व को प्रेम करोगे। हम लोगों ने नहीं किया प्रेम अपने हिंदुत्व को, तब मुगल घुसे, नहीं किया प्रेम तब अंग्रेज घुसे, नहीं माने हम लोग अपने आप को, अपनी एकता को। मुट्ठी भर कलकत्ता में अंग्रेज घुसे थे, पत्थर पत्थर मार के हम लोग भगा सकते थे, 2000 रहना, लेकिन घुस गए क्योंकि हम सब अलग थे, विचार अलग थे। ना ही हो उनकर हो तो हम काहे में पड़ी, ना ही हो हमार तो बढ़िया बा, हमार मकान हम बचौले है, हमार जमीन तो हम बचौले है। नहीं, इस देश को अब एकता चाहिए, इस देश को मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, तब मेरा देश ये बनेगा। ये कलेक्ट्रेट का भवन बन रहा है, हम बहुत बम हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। एक छोटी सी चीज है। आज हम डीएम साहब के साथ सवेरे खड़े थे, हम बोले सुना हो, तो ही बोलना बोला। हम बोले जब हम निकला, चुनाव आई, अब 21 के कपारे चुनाव चढ़ल बा, तो गिनवाए में हमनी लोगन के पसीना छूट जाई। कितना काम गिनवाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी लोग का जीवन ऐसे ही बम बम कर दिए हैं। ये लोग खाली काम याद कर लें, माननीय विधायक जी लोग खाली काम इन लोगों को गिनवाना है। ये काम से लेके वो काम, सीवर लाइन से लेके सड़क का जाल, फिल्म सिटी से लेके रामगढ़ झील का तार, फर्टिलाइजर से लेके चीनी कारखाना से लेके एम्स। कभी किसी ने सोचा था, आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, एम्स, कभी किसी ने सोचा था चीनी कारखाने शुरू होंगे, फर्टिलाइजर होगा, सड़कों का जाल होगा। 12,000 रुपया स्क्वायर फीट गोरखपुर का भाव चल रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है यहां, हमको नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। हम घोजत है कब से, आप लोग को खबर होगा, जमीनें नहीं मिल रहा। महाराज जी के का कह देना हो। बस यह बोला, बहुत सोचने वाली बात है। एक रहिए, हम लोग बड़े धन्य, हम लोग का भाग्य बहुत बड़ा है, 2014 में मोदी जी मिल गए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाते। हम लोग को बर्बाद करने की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को पूज्य योगी महाराज एक मुख्यमंत्री की तरह मिले, और 2017 और 2020 मात्र 3 साल में पूरा काया पलट दिए उत्तर प्रदेश का। एक नंबर मुख्यमंत्री में नाम चलता है पूरे देश में इनका। कार्य से लेके, सच्चाई से लेके, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। बोला प्रेम से हारा हारा महादेव, नाभि से बोला हो, कलेक्ट्रेट में हुआ तो का भाई, बोलो जय श्री राम, नाभि से, नहीं तो अंग्रेज घुसेगा, मुगल घुसेगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। माननीय विधायक लोगन के प्रणाम, मंचासीन सब लोगन के एक साथे प्रणाम करब। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदर सांसद जी। हम आपको ही एक ऐसे
सत्य को और तथ्य को बताएंगे, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। हमने इतिहास और पुराण की पन्नों को पलट पलट के खोजा तो मिला कि जब भी इतिहास बदलना होता है, जब भी जमाने को बदलना होता है, तब उस देश का भाग्य विधाता, उस देश का भाग्य नियंता किसको पैदा करता है? जब अनीति और अत्याचार के नाभि कुंड में अमृत को सोखने की जरूरत थी तो तपस्वी राम को भेजा। जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्मी और धर्म के बीच युद्ध चल रहा था, अधर्मियों का विनाश करना था, तो योगी अर्जुन को भेजा। कुरुक्षेत्र के मैदान में उस महाकाल ने कहा था, हे कुंती नंदन तू जोगी हो जा, क्योंकि वह जानता था कि केवल अधर्म का नाश योगी ही कर सकता है। और जब भारत की मुक्ति का संग्राम चल रहा था तो महात्मा को भेजा, और इस विधाता ने भारत के तब कहा था कि यह महात्मा इस देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करेगा। और उसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश की धरती पर विवशता, असहाय, अत्याचार, अनीति का साम्राज्य फैल चुका था, तब उत्तर प्रदेश की भाग्य विधाता ने नियति के द्वारा इस आपके गोरखपुर के जोगी को भेजा। हम सब इस परम लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए इस कड़ी में अब एक बार आप हम सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करते हैं कि आप एक बार जोरदार नारा अपने परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री के लिए लगाएं, और उसके बाद हम आपके सामने अपने माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। आप जोर से हमारा साथ देंगे। परम पूज्य जोगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज परम पूज्य जोगी आदित्यनाथ जी महाराज, परम पूज्य जोगी आदित्यनाथ जी महाराज। अब हम अपने इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि, परम सम्मानित माननीय, हम और किसी को क्षमा मांग के साथ ही आपसे याचना करते हैं कि समय बहुत ही कम है, बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम है, ऐसे हम सबसे क्षमा मांगते हुए अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आएं, अपने आशीर्वचन से हमें संबोधित करें। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर और सदर तहसील के अधिवक्ता चैम्बर्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर नगर से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमिताभ त्रिपाठी अटल जी, महामंत्री श्री रमाशंकर राम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजनीकांत मिश्र जी, संजय जी, सुरेंद्र सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, अमरीश कुमार राय जी, ब्रजेश पांडे जी, श्रीमती अनुराधा तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तथा विभिन्न जो तहसील हैं
उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं उनके भी तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आज का जो कार्यक्रम है ये केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आपके अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैम्बर्स का निर्माण यहां पर होगा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे। इसके लिए इसका शुभारंभ यहाँ से किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां की स्थिति कितनी खराब है और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की, वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है। फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास है। आपने देखा होगा जब हम लोग किसी एक महामारी से लड़ते हैं तो महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकार ही उसको
सरकार को ही उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है। महामारी है तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसको लीड करेगी, सरकार नेतृत्व देगी, लेकिन सरकार के नेतृत्व के साथ जब पूरा तंत्र शामिल होता है, आम जनमानस और विभिन्न संस्थाएं एक साथ उनके साथ सहयोगी बनती हैं, तो सफलता की एक नई कहानी कहती हुई दिखाई देती है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इस प्रयास को अगर WHO ने सराहना की तो उसके पीछे ये सामूहिक प्रयास है। सब लोगों ने मिल करके, एक साथ मिल करके, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया था, उस अभियान में सबकी सहभागिता का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद कोरोना का सबसे अच्छा परिणाम देश के अंदर देने में सफल रहा है। तो उसके पीछे कारण इसी सामूहिकता का है, जिसमें अधिवक्ताओं का भी, चिकित्सकों का भी और समाज के व्यापारियों का भी और हर एक तबके के लोगों का भी भरपूर सहयोग शासन को प्राप्त होता रहा। और आज उसका परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर कोरोना के लगभग 68,000 से अधिक पॉजिटिव केसेस थे। आज सुबह जब मैं गोरखपुर के लिए चला हूं तो बैठक लेकर के चला हूं, उस समय केवल 13,000 पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि 68,000 से कम करते 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 आज 13,000 तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी रिकवरी इस समय देश के अंदर उत्तर प्रदेश की है। लगभग 97% तक हम रिकवरी की रेट को पहुंचा चुके हैं। मृत्यु दर 1% के आसपास है, इसको उससे भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी, भगवान करे हॉस्पिटल न जाना पड़े किसी को, लेकिन जो भी हॉस्पिटल में गया और कोविड हॉस्पिटल में जो सुविधा उसे प्राप्त हुई, उसने इसकी सराहना की कि प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार की सुविधा, फ्री में सारी सुविधा जिस प्रकार की दी है, यह मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ने उसकी सराहना की। और पब्लिक फीडबैक के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए चुनौती थी, चुनौती इस रूप में भी थी कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। प्रदेश के अंदर हमारे हजारों प्रतियोगी छात्र और बच्चे अलग अलग कस्बों में, नगरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हें सुरक्षित लॉकडाउन के दौरान उनके घरों तक पहुंचाना और प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम करना था, इस सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न करने के बाद अब कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारी चल रही है, हमें प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है। हमने प्रदेश के विकास की गति को थमने भी नहीं दी है, लेकिन साथ साथ कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी जो सफलता प्राप्त की है, जो समाज के हर एक तबके का योगदान इसके साथ जुड़ा है, मैं इसके लिए अधिवक्ता समुदाय का भी, व्यापारी समुदाय का भी, चिकित्सक और पैरामेडिक्स का भी और समाज के उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का भी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, सहयोग किया, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी, इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज का जो कार्यक्रम है ये कहने के लिए अधिवक्ताओं के चेंबर का है, लेकिन वास्तव में ये समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के एक महत्वपूर्ण आधार का शुभारंभ भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अमिताभ जी यहां पर कह रहे थे कि हमारी लाइब्रेरी को डिजिटलीकरण होना चाहिए।
यानी तकनीक का उपयोग क्या हो सकता है। आपने देखा होगा अगर तकनीक को हम लोगों ने नहीं अपनाया हो तो हमारी वर्चुअल कोर्ट चल पाती नहीं चल पाती। हम मानते हैं अधिवक्ता समुदाय को इससे परेशानी हुई, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से एक सामान्य नागरिक को न्याय मिल सके, इसका एक ट्रायल भी कोरोना के दौरान हुआ। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो क्या हम लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए सहायता राशि भेज पाते? याद करिए 86 लाख से अधिक वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन प्रदेश में हैं। इन सभी 86 लाख से अधिक इन सभी लोगों को पेंशन की राशि और उसमें भी एडवांस राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हम लोग भेजते थे। एक जगह क्लिक किया, पैसा उनके खाते में पहुंच गया। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये लोग बैंकों में जाके लाइन लगाना पड़ रहा है, तो हम लोगों ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी नियुक्ति कर दी कि इनका पैसा निकालने और पैसा जमा करने की जिम्मेदारी अब एक एक गांव के व्यक्ति को या परिवार को नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही जाएगी और बैंक में जाकर के पैसा निकालने या पैसा जमा करने का कार्य करेगी, जिससे भीड़ भाड़ कम हो सके और हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर सकें। यानी तकनीक 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा कोरोना कालखंड में हर दूसरे तीसरे माह भेजने की कार्रवाई हो, या प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राशि सहयोग के रूप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि तकनीक से जोड़ने का एक कार्य हुआ था। उनके अकाउंट खोले गए और उस अकाउंट में धनराशि हम बैंक के माध्यम से दे सके, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया गया। उसका परिणाम हर एक व्यक्ति को राहत भी हुई और साथ साथ सरकार को यह कहने का अवसर किसी तंत्र को यह नहीं पड़ा कि हमारे पास मैन पावर नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी के का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अभिनंदनीय है और इसमें आप लोग अपना तैयार करिए। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, जिससे हर एक अधिवक्ता उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है उस ज्ञान से अपने को अपडेट तो कर ही सके, लेकिन साथ साथ इस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ हमारे नए अधिवक्ताओं को और अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकता है, जो इस क्षेत्र में घुस करके अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अधिवक्ता चेंबर वास्तव में हम देखते थे, जो पीड़ित व्यक्ति आता था या आता है, हम हर व्यक्ति जानते हैं कि कोई अधिवक्ता के पास तब आता है जब वह हर जगह से थक हार जाता है और पूरे विश्वास के साथ आपके एक सादे कागज में हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करके फिर वह आपके भरोसे छोड़ करके इस लड़ाई को इस विश्वास के साथ बैठता है कि अब मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कितना विश्वास उसका होता है। लेकिन कभी कभी बहुत बार होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति ये देखेगा कि वो घर से बड़े विश्वास के साथ चला है कि मैं जा रहा हूं कचहरी में, वहां पे मुझे वकील साहब मिलेंगे, वकील साहब के यहां मैं जाऊंगा, वकील साहब का मतलब उसके मन में एक ऐसा वो है कि वकील साहब का मतलब ये है कि बहुत अच्छा चेंबर होगा, वहां पे उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ फिर हम चर्चा आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब वो चेंबर में आकर के देखता है कि टूटा हुआ खपड़े के नीचे वकील साहब बैठ रहे हैं, बरसात में चू रहा है, गर्मियों में पसीने से तर हो रखे हैं, और उन स्थितियों में उसके मन में एक चित्र ये भी आता है कि क्या ये वकील साहब मुझे न्याय दे पाएंगे। एक संदेह, उसके मन में जो संदेह होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रवि किशन जी कह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इस पे फिल्म बना दीजिए।
और इसमें बहुत सारे हमारे अधिवक्ता ऐसे होंगे, भाई अभिमन्यु पांडे जी यहां बैठे हैं, एक फिल्म में रोल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पीड़ा, भाई एक वादकारी घर से चला और एक विश्वास के साथ चला है कि मुझे न्याय कहां मिलेगा। देखिए उसे नहीं मालूम कि जिलाधिकारी को देना है, एडीएम को देना है, मंडलायुक्त को देना है, एसडीएम को या तहसीलदार को किसको देना है, या डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीजीएम को किसको देना है। वो तो ये मानता है वकील साहब है, उसको जज के चेहरे के बारे में जानकारी नहीं। वह तो ये मान के चलता है कि मुझे न्याय वकील साहब देंगे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन कहां खराब होता है, जब वह चेंबर देखता है, टूटा हुआ चेंबर देखता है, उसके मन में विश्वास होता है, क्या शंका खड़ी खड़ी होती है, क्या मुझे न्याय मिल पाएगा। इस शंका का समाधान होना ही चाहिए और इसलिए अच्छे चेंबर अधिवक्ताओं के लिए बनने ही चाहिए। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने अधिवक्ताओं के अच्छे चेंबर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये अच्छे चेंबर इसी क्रम में बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, न्यायालयों में जो वाद लंबित पड़े हुए हैं, वर्षों से पड़े हुए हैं, 60-60, 70-70 वर्षों से पड़े हुए हैं। 20 से 25 वर्ष में हमारी एक पीढ़ी बदल जाती है। आप अनुमान करिए 60-70 वर्षों से वाद लंबित होंगे, क्या स्थिति होंगी उस परिवार पर। और वाद दाखिल करने वाला व्यक्ति इस धरती पे है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फिर से वह जन्म ले रहा होगा कि भाई मेरा जब जब एक वाद निस्तारित होगा इसके लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़े। इस दृष्टि से भी जो एक वादों की संख्या है, इसका समाधान कैसे हो, सरकार भी चिंतित है, न्यायपालिका भी चिंतित है, हर एक पक्ष इससे चिंतित है और इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उसी पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने इस दृष्टि से न्यायालयों से जुड़े हुए जो मामले थे, इसके लिए कोर्ट का गठन करना हो, जजेज के आवासीय और अनावासीय भवन के लिए भी जहां व्यापक पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि अब मंडलीय स्तर के सभी कार्यालय एक भवन में रहने चाहिए, जिससे एक सामान्य नागरिक को भी सहूलियत हो और साथ साथ उसकी समस्या का समाधान का जो सबसे बड़ा आधार है अधिवक्ता, वह आसानी से एक ही भवन में एक अपने वादकारी की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर भी उसकी पहल कर सके, पैरवी कर सके, कोई जानकारी लेनी वो भी जानकारी ले सके। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने गोरखपुर में मंडलायुक्त कार्यालय और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल से जुड़े हुए सभी कार्यालयों को एक एकीकृत कार्यालय के रूप में यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मुझे लगता है ये कार्य प्रारंभ होने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए युग की शुरुआत इस दिशा में प्रारंभ होने जा रही है। हम जिलाधिकारी के कार्यालयों को भी इसी के साथ लेने जा रहे हैं। जिलाधिकारी का कार्यालय, जिले के जुड़े हुए सभी अधिकारियों के कार्यालय एक जगह होने चाहिए। और नहीं तो होता है जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है और अन्य अधिकारी मर्जी आई तो बैठेंगे, नहीं मर्जी आई तो स्वाभाविक रूप से घूमते हैं, कोई कार्यालय में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एकीकृत भवन में सभी जगह एक कार्यालय में एक भवन के साथ हम बड़े बड़े मंजिल भवन बनाएंगे, 5 मंजिला 10 मंजिला भवन बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, चैम्बर देंगे, ऑडिटोरियम देंगे, कॉन्फ्रेंस रूम देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी देंगे, वहां पे कैफेटेरिया देंगे, कैंटीन देंगे, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और ये हर प्रकार की सुविधाएं, कोई गांव से आया है उसको भी सस्ते में भोजन वहां उपलब्ध हो सके, गांव के व्यक्ति को कलेक्ट्रेट में भोजन 5 रुपए 10 रुपए में अगर मिल जाए
क्यों वह व्यक्ति फिर इधर उधर भटकेगा? अच्छी कैंटीन हो, साफ सुथरी कैंटीन हो, इसकी सुविधा मिले। ये सारी सुविधाओं का एक केंद्र बिंदु कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नरी हो, ये बने और वह व्यक्ति इन भवनों को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान करके चल सके, इसकी शुरुआत राज्य सरकार करने जा रही है। और गोरखपुर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण की प्रक्रिया उसी कड़ी का एक हिस्सा है और इसके लिए मैं गोरखपुर के सभी अधिवक्ता बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गोरखपुर के चाहे वह सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हो, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन हो या फिर द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन हो, ये जितने भी हमारे एसोसिएशन बार से जुड़े हुए हैं, मेरा इनके साथ संवाद आज से नहीं पिछले 25 वर्षों से है, बार के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और साथ साथ एक गोरखपीठ के एक योगी के नाते भी एक भावनात्मक संवाद मेरा सभी अधिवक्ता बंधुओं से लगातार बना रहा है। वे लोग हर सम विषम परिस्थिति में हम लोगों के साथ खड़े रहते रहे हैं। उस समय उनके लिए कोई दायरे नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक संवाद रहा। इसलिए 1998 में जब मैं सांसद बना तो पहली डिमांड मेरे पास यहां की आई थी और हम लोगों ने जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में उस समय एक बड़ा सभागार का निर्माण करके यहां के अधिवक्ताओं को समर्पित किया था। बाद में उसका विस्तार भी हुआ, उसको और एक नए रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन ने, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, इन सभी एसोसिएशन ने भी अपने अपने समय में कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे। लेकिन समय के अनुरूप हम लोगों ने न केवल कलेक्ट्रेट में और कमिश्नरी में, बल्कि हम लोग इस कार्यक्रम को तहसील स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं। आज मुझे कंपियरगंज तहसील में मैं जा रहा हूं, कल सैजनवा और बांसगांव तहसील का हम लोग करने जा रहे हैं। फिर और भी तहसीलों के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग कमिश्नरी है, कलेक्ट्रेट है या फिर तहसील किए हैं, उन सभी स्थानों पर अधिवक्ताओं के लिए उस प्रकार की सुविधा युक्त चैम्बर के निर्माण की प्रक्रिया को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी, जिससे दिखने के लिए वह अधिवक्ता का चैम्बर होगा, लेकिन वह वास्तव में एक कॉमन मैन के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए न्याय पाने का एक मंच बनेगा। और उस मंच का एक कार्यक्रम, उसका शुभारंभ हम लोग यहां से कर रहे हैं। शुरुआत ईमानदारी पूर्वक होगी तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक सामने आएंगे। मुझे देख के कभी कभी आश्चर्य होता है, राज्य वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, केवल सरकारें बदली हैं। और क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? याद करिए, गोरखपुर में 1947 से 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। 12। मैं आप ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रबुद्ध वर्ग है, लोगों के सामने इस चर्चा को आगे बढ़ा सकता है, लोगों को बता सकता है 1947 से लेकर 2017 इन 70 वर्षों में कुल कितने मेडिकल कॉलेज बने थे? 12। और 3 वर्ष में 2017 से 2020 के बीच में हम लोग बना रहे हैं 30 नए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 30 नए बना रहे हैं। पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं, जिनमें वे अब सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, विशेषज्ञता की वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उसके भवन बनके तैयार हो चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने पद स्वीकृत कर दिए हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 2 जगह एम्स बन रहे हैं, गोरखपुर का एम्स आपके सामने है, ऐसे ही रायबरेली में भी एम्स बन रहा है और वाराणसी में भी एम्स जैसा संस्थान निर्माण कार्य उसका युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी
1947 से लेकर के 17 तक की स्पीड क्या थी, और अचानक आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है देश के अंदर। एक प्रकार से फैब्रिकेटेड आवासीय सुविधा है। आवास के अलग अलग पार्ट को अलग अलग ला करके एक साथ आप जोड़ दो, बड़े आवास बन सकते हैं, समय पे आवास खड़े हो सकते हैं। लेकिन 2016 में उत्तर प्रदेश कहां था? प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां था। नोट करिए, 26वां स्थान था उत्तर प्रदेश का। और कल प्रधानमंत्री जी ने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान आवास योजना में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को दिया है। यानी उत्तर प्रदेश 17,58,000 आवास इस दौरान इतने गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। करने की इच्छा शक्ति हो, जिसको नहीं करना उसके 10 बहाने हो सकते हैं। लोग कहते थे, मुझे याद है जब गोरखपुर की वायु सेवा हमें प्रारंभ करनी थी तो गोरखपुर के लिए जो सर्वे आया, सर्वे में कहा गया 6 पैसेंजर हैं। तो मैंने कहा ये सर्वे फर्जी है। और आज आप देखिए 8 शहरों से गोरखपुर जुड़ा हुआ है वायु सेवा से। दिल्ली के लिए 3 वायु सेवा चलती है, मुंबई के लिए 2 चलती है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, प्रयागराज, लखनऊ, सब जगह चल रही है। जगह ही नहीं पड़ी, वायु यानी एयरपोर्ट पे जगह ही नहीं है, कहां पे एयरक्राफ्ट खड़ा होगा। ये जितना भी वायु सेवा का विस्तार हुआ है, ये विकास में भी सहयोगी बना है। आज गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं। आज गोरखपुर स्वास्थ्य सेवा के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। विकास का एक नया मॉडल बन रहा है और विकास के इस नए मॉडल के साथ सभी सड़कों का चौड़ीकरण उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है। हमें दिखने के लिए दिखता होगा कि हम गोरखपुर में हैं, हम सोचते हैं अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, क्या होगा? मंदिर बनेगा, आस्था का तो सम्मान होगा ही होगा, लाखों लोगों की आजीविका और रोजगार भी उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। वहां होटल भी खुलेंगे, वहां धर्मशालाएं भी खुलेंगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन में भी नए नए सुधार होंगे, वहां पे विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, लोगों को एक नए अवसर प्राप्त होंगे। ये सभी अवसर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान करने की जो कार्रवाई हो रही है, इसी कार्रवाई का हिस्सा है विकास। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसी तरह पर आगे बढ़ाया जा रहा है। गोरखपुर लिंक इसी से आगे बढ़ाए गोरखपुर तक जोड़ा जा रहा है। विकास आज की आवश्यकता है और विकास के साथ हर एक व्यक्ति जब जुड़ता हुआ दिखाई देगा, हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। कोई प्रत्यक्ष होगा, कोई अप्रत्यक्ष होगा, और जब सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने में सफलता प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा अधिवक्ता समुदाय सम विषम परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने जो अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से अब तक उसका भुगतान करने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी, और वह कही थी कि अगर अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की हेतु आयु की सीमा 70 वर्ष किए जाने और उस सहायता के तहत जो राशि हम लोगों ने दी 471 ऐसे अधिवक्ता के परिवारजनों को 23 करोड़ 11 लाख रुपए का अब तक भुगतान हम लोग कर चुके हैं। जिन अधिवक्ताओं की इस दौरान मृत्यु हुई
और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत मृत दावे के रूप में 662 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को कल्याण निधि से भी 4,46,33,000 से अधिक धनराशि का भुगतान अब तक हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर युवा अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोगों ने एक घोषणा की थी कि युवा अधिवक्ताओं के लिए उनकी जो लॉ से संबंधित पुस्तकें होंगी, पत्रिकाएं होंगी, इसके लिए 5,000 रुपए प्रति अधिवक्ता 3 वर्ष के लिए, चालू वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों ने जो धनराशि उपलब्ध कराई उसमें 1,87,90,000 रुपये इस जिससे हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 1,60,00,000 रुपये वितरित भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा चाहे वह हाईकोर्ट प्रयागराज में हो या लखनऊ में हो, वहां पे अधिवक्ता चैंबर्स के लिए और पार्किंग के लिए भी बहुत समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में प्रयागराज में इसके लिए 573 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति वहां के लिए उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही लखनऊ में भी 184 करोड़ रुपए चैम्बर के लिए और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम लोग वहां पर उपलब्ध कराए हैं। आज जो कार्यक्रम हम लोग यहां पर कर रहे हैं, गोरखपुर में सदर है, कैंटियरगंज है, बांसगांव, सहजनवा, गोरखपुर में अधिवक्ता चैम्बर और अधिवक्ता हॉल के निर्माण के लिए ये 15,21,00,000 रुपए की ये वित्तीय सहायता यहां पर राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यानी गोरखपुर के साथ साथ जो हमारे तहसील के बार हैं वहां पर भी ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोग तकनीक के साथ जुड़ने और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि न्याय और भी सरल और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। मैं गोरखपुर अधिवक्ता एसोसिएशन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो मांग पत्र उन्होंने हमारे सामने रखा है उसका पूरा अवलोकन करके सरकार उसमें पूरा सहयोग उन्हें उपलब्ध कराएगी। और आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। 2021 का यह वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आप अपने वादकारी के हितों के लिए और एक सामान्य नागरिक को न्याय दिलाने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंधुगण, यह कार्यक्रम हम लोगों का अपनी भव्यता पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। माननीय मुख्य अतिथि के संबोधन के पश्चात अब यह समापन की तरफ अग्रसर है। मैं अपने एसोसिएशन के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री अवतार त्रिपाठी पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि एवं आप अतिथियों का अपना आभार प्रकट करें। क्योंकि आज सुबह फोन किया उनको लगा है कि आप है ना करा इंदिरा उपाध्याय, इसलिए हमने इनको कर लिया था। परम पूजनीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी महाराज, हमारे मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अधिकारी, यह तो औपचारिकता है, लेकिन कोई कार्य उसकी औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही पूरा होता है। मित्रगण, फरवरी में जब महाराज जी ने कहा कि मैं आपको धन दे रहा हूं, एस्टीमेट भिजवाइए, डीएम साहब से बात करके बनवाइए, मैंने डीएम साहब से चर्चा किया
और डीएम साहब ने बड़े ही तत्परता के साथ, मैं कहना चाहूंगा, इस कार्य को कार्यदायी संस्था को बुला करके तत्काल मानचित्र तैयार करने का निर्देश दिया और उस निर्देश के आधार पर हमारी कार्यदायी संस्था ने एक एस्टिमेशन, एक डीपीआर बना करके शासन को भेजा। इस बीच कोरोना का कालखंड आया, 8-10 महीने का ड्राई पीरियड रहा। दीपावली के दूसरे दिन मैंने पूज्य महाराज जी से मिल करके यह निवेदन किया कि महाराज जी अभी धन हम लोगों का नहीं आया। तो महाराज जी ने कहा भाई देखिए स्वीकृत तो मैंने कर दिया है, मुझे याद है, लेकिन आप कोविड की स्थिति देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपका धन आपको चला जाएगा। और यह कहने में कोई संकोच नहीं, वो बहुत जल्दी शब्द जल्दी ही रहा और हमारा जो है तहसील और कलेक्ट्रेट का 9,08,48,000 की धनराशि आपके हवाले महाराज जी ने कर दी। मित्रगण, मैं और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना कि अभी वो यहाँ कल गोरखपुर क्लब से तमाम परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, इसको भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपके प्रति जो उनका लगाव है वो निश्चित रूप से श्लाघ्य है, सराहनीय है, वंदनीय है। अपने तमाम व्यस्तताओं में से अमूल्य क्षण निकाल करके वो हमारे बीच में आए। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे अन्य जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, निश्चित रूप से रवि किशन जी हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन हमारे 2 विधायकगण आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी का भी इस एसोसिएशन के उत्तरोत्तर विकास के क्रम में निरंतर सहयोग रहा है। और आज के इस दिन हमारे ये दोनों ग्रामीण और नगर के विधायक और हमारे माननीय सांसद हमारे बीच में आए, कोरोना के बाद एक दूसरे को मुखातिब होने का यह सुअवसर मिला। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूँ। मित्रगण, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे तमाम वरिष्ठ अधिवक्तागण जो कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण श्रीमन को पुष्पगुच्छ आदि से स्वागत नहीं कर सके, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनकी भावाभिव्यक्ति मान्यवर के समक्ष यहाँ बाहर हो चुकी है और इसमें